फौज की एक अपनी व्यवस्था कि वो टेस्ट करते हैं कि क्या ये विषम परिस्थितियों में भी अपने काम को अंजाम देगा। तो हम लोगों ने उस विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को प्रूफ किया कि हम बिना दारू पिए भी बर्फ में जा करके और कंधे भर की घुटने भर के बर्फ में हम ड्यूटी कर सकते हैं। तो हमारी अपनी दृढ़ इच्छा थी। जो दारू पी रहे हैं जी, सिगरेट पी रहे हैं, नशे की गर्त में जा रहे हैं, परिवार बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे युवाओं? उनके लिए ये कहेंगे कि आप अपने को कठिन बैकअप में ले आइए। उसको बोलते हैं ना कि आप अपने को सेल्फ जनरेट कीजिए। ये जो जिस आप गर्त में जा रहे हैं वहां से निकलने का रास्ता नहीं है, जाने का तो रास्ता है, निकलने का रास्ता नहीं है। तो आप उसको स्वयं अपने माता पिता को ध्यान रखिए, अपने परिवार को ध्यान रखिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए और इस चीजों से जरूर निकलिए। ये भविष्य में आपको गर्त में ढकेल देगा। आप मना करोगे जिसको, वही आपको मारने लगेगा उल्टा। ऐसा नहीं है। अगर आप 100 लोगों में 2 लोगों को भी समझाने में अगर सफल हुए हैं तो आप अपनी प्रक्रियाओं में सफल हैं। आप 100 लोगों से कहते हैं, 100 लोगों में 2 लोग भी आपकी बात माने तो वो 2 परिवार सुधरा। उस 2 परिवार से उस घर में जो 20 लोग जीने वाले हैं उन लोगों की लाइफ सुधर जाएगी। आप अपना प्रयास मत छोड़िए जीवन का। और जय हिंद, आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आज ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश की मीटिंग थी प्रयागराज में। हमने सोचा कि यहाँ चल करके काफ़ी लोग चले गए, लेकिन जो लोग बचे हैं उनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइए, आप लोग सब बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, इकट्ठा होने की बात करते हैं, लेकिन समाज में कोई आज ये बात नहीं कर रहा है कि जो बच्चे नशे की गर्त में जा रहे हैं, दारू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, स्मैक, उसके बारे में क्यों नहीं बात करें सर? उसके बारे में इसलिए बात नहीं हो पा रही है कि हमारे बच्चों के साथ ये जो लत लग रही है, इसके पीछे एक सिस्टम काम कर रहा है जिसको आप कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे इम्प्लांट कर दिया जाए। हमारे बच्चों से काम छीन लिया गया, स्कूल की व्यवस्थाएं छीन ली गई, फीस इतनी महंगी कर दी गई, लोगों के जीवन लालन पालन की व्यवस्थाओं को इतना कॉस्टली कर दिया गया, खासकर सवर्ण के लिए, कि उनके पास कोई काम ही नहीं रह गया। इसलिए नशा करेंगे। हाँ, इसलिए वो आपको बता तो दिया, ये प्लांट काम है। ये आज से नहीं हो रहा है। ये हमारे समाज के लोगों को, जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। ये कम से कम आज 50 साल पीछे से इस तरह की स्टोरियां इम्प्लांट की जा रही हैं हमारे समाज के पीछे। धीरे धीरे पावर्स ऑफ डेलीगेशन को कट लगाए जा रहे हैं, छोटे छोटे। वो कट क्यों लगाए जा रहे हैं कि कट इसलिए लगाए जा रहे हैं, कट लेने से क्या होगा कि समाज में एक स्पष्ट मैसेज नहीं जाएगा कहीं भी। जो भी हमारे युवाओं की व्यक्तिगत बातें हैं, हमारा युवा पढ़ने जाएगा, उसको वहां फीस देने की पैसा नहीं होगी, उसको वहां पे कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा? उसके फादर मदर उसी स्टेज में नहीं होंगे कि उसकी फीस भर सकें, तो वो आएगा, वो गलत लत में पड़ेगा। तो ये हमारे संभ्रांत लोगों की जिम्मेदारियां भी हैं हमारे समाज में कि वो लोग इस बात को देखें। ये सबसे पहले मैं बताऊं कि ये भाई साहब जो है, ये फौज में 30 साल नौकरी किए हैं। आपने तंबाकू क्यों नहीं खाया? आपने बीड़ी सिगरेट क्यों नहीं पिया? आपने दारू क्यों नहीं पिया? बताइए इसलिए कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप फौज में गए हैं तो आप फ्री की दारू पीने के लिए गए हैं। दारू एक सब्स्टिट्यूट बनाई गई, एक मेडिसिन है वो, ना कि दारू का शब्द जो है बहुत खराब शब्दों में ले लिया गया। वो एक मेडिसिन था, उसका नाम है रेगुलर यूज ऑफ मेडिसिन, और रम है वो इसलिए नहीं बनाया गया कि आप, उसका एक ml बनाया गया था, 25 ml 50 ml उसकी क्वांटिटी बनाई गई थी। जब एक सैनिक थक हार के अपने काम से लौटता तो वो अपने शरीर को एक एनर्जी, इसलिए कि एनर्जी जब लॉस होती है तो हम कैलोरी लॉस होती है तो क्या करते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, उसके लिए कैलोरी की तरह की जो भोजन करते हैं। तो उससे उसको एनर्जी मिलती है। लेकिन जब एक सैनिक हार थक के आता था, उसको मोरल बूस्टअप देने के लिए रम की व्यवस्था की गई। तो ये कोई जरूरी नहीं, अंग्रेजों ने किया था। बिना पिए नहीं जी सकते। नहीं, बिना पिए, मैं आपके सामने उदाहरण हूं, मैं 30 ईयर्स करके आया हूं। मैं एक आज तक इलायची नहीं खाता हूं, तो क्या मैं जिंदा नहीं हूं? लेकिन उसके लिए मुझे फौज में बहुत तरह की समस्याओं से भी रूबरू होना पड़ा। मैं ड्यूटी करता रहा, लोग क्लबों में बैठ के दारू पीते रहे, लेकिन मेरी जो अडिग व्यवस्थाएं थी, दारू पीते रहे क्लब में, अब बिना पीने वाले को ड्यूटी में भेजते रहे। हाँ, लेकिन वो हमको भी, उसके पीछे भी एक टेस्टिंग था। इसलिए कि फौज टेस्टिंग में मोनोपोली में जिंदा रहती है। मैं अपने समाज के समकक्ष व्यक्तियों से भी अनुरोध करूंगा कि जो ऐसे लोग हैं उनको नशा मुक्ति केंद्र में ले जाएं, उनको एंटी टॉक्सिक डोज लगवाया जाए, ताकि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़े, वो अपने बच्चों का ध्यान रखें। ये ऐसी चीजें हैं कि जो हम अपने समाज में हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। दारू पी पी कर बर्बाद हो रहे हैं सब, गांजा पी पी करके, स्मैक। इसकी तह में जाना होगा। कमी क्या है, वजह क्या है? जब तक इसको नहीं खोजेंगे हम, शिक्षा
और संस्कार की कमी। हाँ। पहले आपको याद होगा कक्षा 5 तक नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी। तो नैतिक शिक्षा में था क्या? नैतिकता थी, आपका जीवन आचरण कैसे होना चाहिए वो था। अब तो इंग्लिश मीडियम स्कूल आ गए, अब तो बस एबीसी, तो एबीसी में वही करेंगे और संस्कार खत्म होता जा रहा है। जब शिक्षा और संस्कार का पतन होगा तो वो पीढ़ियां बर्बाद होंगी। हमारी भारतीय पद्धति का तो पतन हो रहा है। और दूसरी चीज मैं बता रहा हूं आपको, पूरी बात सुनिएगा। एकल परिवार, पहले क्या था? परिवार में एकता रहती थी, एकजुटता रहती थी। बाबा का डर रहता था, बड़े पापा का डर रहता था, चाचा का डर रहता था। अब तो न चाचा है, न दादा है, न बाबा है। अब तो शादी हुई, विवाह हुआ, लेके चल दिए पत्नी को अकेले, बच्चा अकेले है। बच्चा किस परवरिश में? और तो और छोड़िए, अब पत्नी भी नौकरी वाली चाहिए। जब पति नौकरी करेंगे, बच्चा कहां जाएगा? क्या सीखेगा? तो पहले दादा दादी कहानियों के माध्यम से, चाचा दादा सिखाते थे, डर रहता था। और बिना डर के अनुशासन नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति का पतन, संस्कारों का पतन और अनुशासन का पतन, अब एकल परिवार की व्यवस्था, ये सब बिगड़ता गया। उपलब्धता होती गई। पहले गुटखा कोई देख लेता था तो भी डर था। अब तो जगह जगह गुटखा की दुकानें खुली हैं, दारू शराब की दुकानें खुली। आज देखिए मॉडर्न शॉप खुल रहे हैं, अच्छी अच्छी दुकानें दारू की। अरे क्यों बढ़ावा दे रहे हो भाई? क्यों बढ़ावा दे रहे हो दारू को? मॉडर्न स्कूल नहीं, मॉडर्न स्कूल। और दूसरी चीज, शिक्षा पद्धति जब तक नहीं सुधरेगी, पहले हमारे यहाँ गुरुकुल प्रणाली थी, तो ये तो थोप दिया गया। मैकाले आया, उसने कहा हम कैसे समाज को तोड़ेंगे, हम भारत की संस्कृति का विनाश कैसे करेंगे। ये तो सब एकजुट रहते हैं। तमाम भ्रांतियां फैलाई गई कि गुरुकुल में किसी को पढ़ाया नहीं जाता, जबकि समानता थी, एक रूपता थी। लेकिन वो शिक्षा पद्धति का पतन करके भारतीय संस्कृति का नुकसान हुआ है और लगातार हो रहा है। कुछ वर्तमान सरकारें भी तमाम तरह के आरक्षण लगा के, तमाम तरह की चीजें करके, जिससे शिक्षा का पतन हुआ और सारी चीजें गड़बड़ होती जा रही है। युवाओं से क्या कहेंगे जो नशे की गर्त में है? उन युवाओं का मैं तो यही कार्य ही करता हूं। मैंने कितने युवाओं से तत्काल उनकी बीड़ी सिगरेट जो भी मोटिवेट आज, लेकिन आज का युवा बहुत अग्रेसिव है। आपको बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत संभल के बातचीत भी करनी होती। तो मेरा तो लगातार सतत प्रयास है कि उन युवाओं को मुख्य धारा में लाया जाए और उनको अलग किया जाए। और भविष्य की बहुत सारी योजनाएं मेरी हैं जिनको समाज को सुधारने के लिए, और भी शिक्षा के माध्यम से। अब ये मैं एक मोहल्ले की बात बताऊं, मैं वहां छोटे छोटे बच्चे हनुमत आराधना के बाद, देखिए हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, ये सुधार का कारण है। मैंने छोटे हनुमान मंदिर में हनुमत आराधना के माध्यम से कई गलियों में सुधार लाया। आज वो बच्चे भगवान राम का नाम लेते, राम राम कहते, और उनके अंदर जो अवगुण थे, बहुत सारे बच्चों के अंदर से अवगुण खत्म हुए। तो बच्चों को फिजिकल के खेल कूद के साथ, और ये समाज की जो सामाजिक संस्थाएं बनी है, जो समाज के बड़े बुजुर्ग अभी जो बचे हैं, जिनके अंदर सोशल माइंड है, जो समाज का चिंतन करते हैं, मैं उन भाइयों से आग्रह करूंगा कि ऐसे आवे और उन बच्चों को इकट्ठा करें, बच्चों के साथ खेल कूद करें और छोटे छोटी शाखाओं में बन के उनका सुधार करें, इसी तरह सुधार करें।